हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसे पढ़ने के पहले हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट। Current density at a point of conductor is a vector quantity whose magnitude is equal to the amount of current flowing through unit area of cross section of conductor taken normal to the direction of flow of positive charge। यानी करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to amount of current flowing through unit area of cross section, है ना। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव। thus if the current density in a cross section S of a conductor is vector J, then the current flowing through its infinitesimal area dA will be di। यदि कोई क्रॉस सेक्शन S है तो उसके एक छोटे से एरिया वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला जो करंट है वो कितना हो जाएगा। क्योंकि करंट डेंसिटी J है तो करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी कहलाती है। तो पर्टिकुलर dA एरिया के लिए कितना हो जाएगा करंट, di इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट dA। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सरफेस S कितना कहलाएगा इसका मतलब। तो हमको क्या करना होगा, उसका सरफेस इंटीग्रल लेना होगा, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर J डॉट dA। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर किसके बराबर होता है, यानी कि I बराबर से क्या है, देखिए सरफेस इंटीग्रल वेक्टर J डॉट डी है। इसका मतलब द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी लिंक्ड विद इट्स क्रॉस सेक्शन। क्योंकि सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी यदि हम लिखते तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी लिंक्ड विद इट्स क्रॉस सेक्शन। इसकी जो SI यूनिट होती है करंट डेंसिटी की वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने बात की करंट डेंसिटी क्या होती है। अब हम चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर नॉन स्टेडी करंट। अब हम बात करते हैं कि स्टेडी करंट और नॉन स्टेडी करंट क्या है। जैसे एग्जांपल ले हम, यदि हम किसी रेजिस्टेंस से होकर, रेजिस्टेंस से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, और एक की हमने कनेक्ट की है। तो जैसे ही हम की को कनेक्ट करेंगे उस सर्किट में, तो उस रेजिस्टेंस से होकर जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही हम की इन करते हैं तो करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तुरंत ही। और जैसे ही हम प्लग आउट करते हैं की को, तो जो करंट की वैल्यू है वो तुरंत मिनिमम हो जाती है। लेकिन ठीक ऐसा ही यदि हम कोई कैपेसिटर या कॉइल ले तो उसमें ऐसा नहीं होता है। यदि आप जैसे ही की लगाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। ऐसे ही जैसे ही आप की हटाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टेडी करंट कहते हैं। और जो हमने रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर ए रीजन विच हैज़ अ वॉल्यूम V। एक रीजन ले लीजिए जिसका वॉल्यूम कितना हो, आपका V हो, एंड सरफेस एरिया कितना हो उसका, S हो। अब इसमें आप क्या कीजिए, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट dA ऑफ इट। इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया ले लीजिए dA, और द एरिया वेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल। और ये एरिया है तो इसका एक एरिया वेक्टर ले लीजिए, मतलब एक डायरेक्शन ले लीजिए जो कि इसके आउटवर्ड नॉर्मल जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इसके डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए फिगर में यहाँ पर शो हो रहा है 6.1 में। ठीक है, इफ़ द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ एलिमेंट dA इज़ J। अब मान लीजिए इस छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ पर जो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो, वेक्टर J हो। ठीक है,
देन द करंट थ्रू वॉल्यूम dV बाय एरिया dA। तो ये जो आपका छोटा सा एरिया डी है इसका वॉल्यूम भी होगा कुछ ना कुछ dV। ठीक है, तो यहाँ से होकर गुजरने वाला जो टोटल करंट है वो कितना हो जाएगा, वेक्टर J डॉट डी। ठीक है, तो ये इस छोटे से एरिया से होकर गुजरने वाला करंट है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू वॉल्यूम V इनक्लोज बाय सरफेस S। ठीक है, तो इस टोटल सरफेस S से या टोटल वॉल्यूम V से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका जो छोटे से एरिया से फ्लो होने वाले की वैल्यू कितनी थी, वेक्टर J डॉट डी ए थी, तो उसी का हमने क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर J डॉट डी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट current distribution there is no accumulation of charge at any point between the two consecutive sections of the conductor. Therefore the surface integral of current density over the whole surface S will be 0। क्योंकि स्टडी करंट के लिए क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चार्ज लगातार फ्लो होते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर स्टडी करंट के लिए for the time independent current distribution there is no accumulation of charge, therefore at any point between the two consecutive sections of the conductor the surface integral of current density कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी जितना करंट इंसर्ट होता है उतना ही करंट वहाँ से निकल जाएगा, तो जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर J डॉट डी ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के वॉल्यूम डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो यदि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर J डॉट डी इज इक्वल टू आपका 0 आया है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस J डी भी कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में 0 है तो वॉल्यूम इंटीग्रल आप हटा सकते हैं, है ना, या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल हट जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है फॉर स्टडी करंट के लिए। ठीक है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है फॉर स्टडी करंट के लिए। ठीक, इसी को यदि हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J इज इक्वल टू 0 को, फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्टडी करंट की जब हम बात करें, द नेट फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी थ्रू द इंटायर वॉल्यूम इज 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टडी करंट। अब हम बात करेंगे नॉन स्टडी करंट के लिए यही इक्वेशन। तो इन वेरिंग करंट, यानी जब नॉन स्टडी करंट की बात होती है, द करंट डेंसिटी J at any point in that region will not depend only on position but will also depend on time. In such a case, according to law of conservation of charge at any instant, तो नॉन स्टडी करंट में क्या होता है, वेक्टर J पोजीशन के अलावा टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी से क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चार्ज एंटरिंग इन वॉल्यूम V इनक्लोज बाय द सरफेस S वो किसके बराबर हो जाएगी, द रेट ऑफ चार्ज लिविंग आउट ऑफ द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस S। यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर J डॉट डी को क्या लिख सकते हैं, माइनस में dq अपॉन dt। यह हम नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है कि जो चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम इन द गिवन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज पास होते जाएगा वो डिक्रीज होते जाएगा। इफ़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ रो, अब यहाँ जो Q है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि रो मान लीजिए क्या हो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, तो टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV के बराबर, क्योंकि रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो Q की वैल्यू आप इनपुट कर दीजिए 6.5 में, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर J डॉट डी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। क्यू की जगह क्या लिख दिया आपने, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यानी अगेन आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस J डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी, यानी किसी वेक्टर का
सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यही आपने यहाँ पर यूज़ की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी है वो हम इनपुट कर देते हैं उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में। तो ये रख दी हमने, देखिए माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी रख दी। दोनों को एक साइड ले आइए, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन ले लीजिए। तो और राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए या वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दीजिए। तो इक्वेशन बन जाएगी डाइवर्जेंस जे प्लस डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, या डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी या डी रो अपॉन डी टी। ये कहलाती है फॉर टाइम डिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और ये इक्वेशन कहलाती है आपकी कब, फॉर नॉन स्टडी करंट के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस इक्वेशन को यदि हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, द अबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम डिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, according to which the divergence of current density is equal to rate of decrease of volume density of charge, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन थी आपकी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टडी करंट एंड नॉन स्टडी करंट।